सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इससे पहले वाले वीडियो में हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बोल्ट्जमैन इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स-डोनर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर चुके हैं, और कुछ बेसिक जैसे डिफ्यूजन पोटेंशियल और नर्स्ट पोटेंशियल की भी बात हम कर चुके हैं। अब बेसिकली बात करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज़ इन रेस्टिंग स्टेज। जब हमारा सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है तब हम उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज क्या होती है? तो रेस्टिंग स्टेज होती है जब कोई भी आयन बंद या खुला ना हो, ताकि कोई भी आयन का एक्सचेंज सेल के थ्रू ना हो पाए, उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड किससे करता है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपेंड करता है पहला तो हो गया इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, दूसरा मेम्ब्रेन परमिबिलिटी ऑफ आयन, कि आयन किसके लिए कितना परमिएबल है। अगर मान लो जैसे आयन है, अगर फुली परमिएबल है, अगर आयन फुली परमिएबल है तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे। वही आयन अगर नॉन परमिएबल है तो उसको 0 से डिनोट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है गाइटिन में, ये डायग्राम आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी अगर हम जो दोनों टर्मिनल से इसके इलेक्ट्रोड के अगर एक्सॉन की आउटर सरफेस पे रखेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन की सेल पे एक ही पोटेंशियल होगा। अगर वही हम दूसरा इलेक्ट्रोड जब सेल के अंदर लगाएं और दूसरा वाला बाहर लगाएं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होकर दिखेगा हमें, जो कि कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको कि जो कि -19 मिलीवोल्ट का होता है। ये अलग अलग सेल पे डिफर होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज़ अगर जैसे हमारी सेल अगर फुली परमिएबल है तो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा। तो मैंने कुछ ये ओवरऑल वैल्यूज़ ली हैं। मैंने समेशन के लिए इजी करने के लिए इसको कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर दिए ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। वैसे बेसिकली यही होता है, आप देख लीजिएगा उसमें। तो इफ़ द मेम्ब्रेन इज़ फुली परमिएबल, तो जब मेम्ब्रेन फुली परमिएबल तो जो सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आता है वो 63 या 64 के अप्रॉक्स होता है, तो मैंने उसको +60 मिलीवोल्ट लिखा। और जो कैल्शियम का होता है वो 120 अप्रॉक्स होता है, तो उसको 100 मिलीवोल्ट लिखा है। और जो पोटेशियम हो गया -94 तो 90 मिलीवोल्ट, एंड क्लोरीन का हो गया -70 मिलीवोल्ट। तो इसका ओवरऑल अगर समेशन करके देखेंगे, अगर सेल पूरा परमिएबल है तो इधर से उधर पूरी तरीके से जा रहा होगा, तो एक जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल निकल के आएगा वो हो जाएगा 0, जिसको बोलते हैं 0 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अगर सेल हमारा फुली परमिएबल है या फुली इम्परमिएबल है तो हमारी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी वो 0 मिलीवोल्ट होगी। अगर सेल फुली परमिएबल है तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट हो जाएगी दोनों तरफ, जिसकी वजह से जो हमारा फर्दर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा वो 0 क्रिएट हो जाएगा। जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। ठीक, अब ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं कि नोडल टिश्यूज़ में कितनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, उसका थ्रेशोल्ड कितना होगा। नोडल टिश्यूज़ वाला मैंने डाटा और पूरी वीडियो भी मैंने इस पेपर बनाई हुई है, तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल नाम से आप उसमें देख सकते हैं। मायोकार्डियम का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90, परकिंजी फाइबर का -80, स्मूथ मसल का -55 टू -40 होता है। जो स्केलेटल मसल थी, जो मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, वो स्केलेटल मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं, लेकिन सारे की वैल्यू कुछ की ज़्यादा है कुछ की कम है, ऐसा क्यों? ये बेसिकली डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे होती है परमिएबिलिटी ऑफ आयन। जैसे मैंने लिख रखा है वाई ऑल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर नॉट हैविंग सेम वैल्यूज़। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। जो हमारा पोटेशियम आयन होता है वो मेन फैक्टर होता है, जो कि आरएमपी बनाने में हेल्प करता है, मेन फैक्टर होता है। अगर उसकी परमेबिलिटी डिफर कर रही है तो जाहिर सी बात है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो भी डिफर करेगा। डिफर कैसे करती है उसकी परमेबिलिटी? तो जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेन कारण बनाने का होता है पोटेशियम होता है। अगर किसी सेल में कुछ पोटेशियम आयन ज़्यादा है, किसी सेल में पोटेशियम चैनल्स कम है, तो जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। किसी में कम ग्रेडियंट क्रिएट होगा, किसी में ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फिर फर्दर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू डिफर करेगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेनेसिस ऑफ आरएमपी। जेनेसिस ऑफ आरएमपी में पहला तो है डिफ्यूज़न ऑफ पोटेशियम आयन। जो मेन फैक्टर होता है आरएमपी बनाने में वो होता है डिफ्यूज़न ऑफ पोटेशियम आयन। और जो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोडियम पोटेशियम पंप। अगर ये ना हो भाई तो ना आरएमपी मेंटेन हो पाएगा ना ही एपी बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यही एक पंप है जो सब सेल्स को लाइव रखने के काम आता है। जैसे अगर हमारा सेल है,
अगर ये सेल है, अगर ये पंप ना हुआ तो जो हमारा अंदर और बाहर का ग्रेडियंट है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। कैसे? अगर मान लेते हैं पोटेशियम, इसके बारे में फर्दर हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। तो जेनेसिस ऑफ आरएमपी में हेल्प करता है पहला तो पोटेशियम, दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा डोनंस इफेक्ट जो कि डिफ्यूज़न ग्रेडियंट मेंटेन करता है पोटेशियम का, तीसरा परमेबिलिटी ऑफ क्लोरीन। तो अब बात करते हैं किसका कितना सबसे ज़्यादा जो आरएमपी बनाने में हेल्प करता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है क्लोरीन के बाद आता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब किसकी कितनी मतलब कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है परसेंटेज में डाल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंट होता है पोटेशियम का जो कि होता है 70%, वहीं क्लोरीन 20%, वहीं फर्दर सोडियम पोटेशियम पंप 5 to 10%। ठीक, अब एक बात आ रही होगी कि वाई ऑल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैव नेगेटिव वैल्यू, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये मैंने क्यों लिखा है कि जो रेस्ट स्टेज में होता है आरएमपी बेसिकली क्रिएट होता है रेस्टिंग स्टेज में। तो जो हमारी रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें जो हमारा सेल होता है वो बेसिकली परमिएबल होता है पोटेशियम और क्लोरीन के। ये पोटेशियम का ग्रेडियंट अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर भागेगा, जिसकी वजह से अंदर तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करना चाहिए था, अगर अंदर रहता तो पॉजिटिव क्रिएट करता है, लेकिन ये बाहर जा रहा है तो बाहर साइड पॉजिटिव, अंदर साइड नेगेटिव। मैंने जैसे आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे से मैं डिटेल में बताया। तो अंदर साइड ये नेगेटिव फ्री क्रिएट होने लगेगा, अगर ज़्यादातर पोटेशियम बाहर जाएगा तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द सेल क्रिएट होगी, जिसकी वजह से और क्लोरीन तो अंदर आएगा, अगर क्लोरीन बाहर से अंदर आएगा तब भी अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अब बात आते हैं कि भाई सोडियम और कैल्शियम कहाँ चलेगा जब नेगेटिव इतना अंदर हो जा रहा है। तो जो हमारे सेल होता है रेस्टिंग स्टेज में सोडियम और कैल्शियम के लिए भाई कोई जगह नहीं है। अगर कोई जगह नहीं है तो जिसकी वजह से तभी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जैसे ही हमारा कोई भी स्टिमुलस या एक्शन पोटेंशियल आएगा तुरंत सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, मेनली सोडियम चैनल्स ओपन हो, जिसकी वजह से सेल के अंदर पॉजिटिव आता जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल के कारण डीपोलराइजेशन स्टेट क्रिएट होती है जो कि फर्दर पॉजिटिव होती है। समझे? जैसे सोडियम ओपन हो जाएगा तुरंत पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोडियम पोटेशियम पंप। पहले तो ये किस टाइप में आ सकता है, एक तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो गाइडेंस में दिया गया है उससे आपको फुल नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ ये दिखा गया कि ये दो साइड्स है और ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है बस। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी दो सब यूनिट्स के बारे में, दूसरी इसकी साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं वो बेसिकली आप लिख के आइएगा या तो ड्रॉ करके आइएगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक तो अल्फ़ा, दूसरी बीटा सब यूनिट, और इसकी बाइंडिंग साइड मेनली 5 होती हैं, जैसे 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइड, एक ओकाबेन बाइंडिंग साइड, तीसरी एटीपी बाइंडिंग साइड, चौथी हो जाएगी सोडियम बाइंडिंग साइड और एटीपीएस पंप के लिए जगह। ठीक, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये एक इलेक्ट्रोजेनिक एंड यूनिवर्सल पंप होता है। इलेक्ट्रोजेनिक मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक। तो हमारा ये सोडियम पोटेशियम पंप एक तो इलेक्ट्रोजेनिक है और यूनिवर्सल पंप है, ये सारे सेल में प्रेजेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से वो फर्दर कोई ना स्टिमुलस ले पाएगी ना ही कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएगी। ठीक, और ये लोकेशन इसकी क्या होती है, बेसोलेटरल। बेसोलेटरल मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई सेल है, इसका एक पोर्शन होता है एपिकल और एक पोर्शन होता है बेसल। अब इन दोनों के बीच की जगह ये वाली, इसको बोलते हैं बेसोलेटरल, ये होती है बेसोलेटरल। यहाँ हमारा ऐसे सोडियम पोटेशियम प्रेजेंट होता है, ये रहा ICF और ये हो गया ECF, इसको बोलते हैं बेसोलेटरल। बेसिकली काम क्या होता है, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, आप आगे देखिएगा। फंक्शन क्या होता है, मेंटेन द हाई सोडियम इन ECF एंड हाई पोटेशियम इन ICF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये मेंटेन नहीं करेगा तो हमारी सेल ने फर्दर एनर्जी लेना ही बंद हो जाएगा, तो फिर सेल में एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ना पंप काम करेगा ना सेल, सीधा नेक्रोसिस, सेल डेथ, ख़त्म। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये इसका मेन काम होता है कि 3 पोटेशियम बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम है, 3 सोडियम होगा भाई, 3 सोडियम
आउट और 2 पोटेशियम अंदर लेगा। ट्रिक क्या होती है, नोकिया। एन से आप याद रखिएगा सोडियम, ओ से आउट, के से के प्लस और आई से इन, ए से ATP। ये बेसिकली निमोनिक है याद करने के लिए कि सोडियम पोटेशियम का पंप क्या होता है, काम क्या होता है। तो 3 सोडियम बाहर करता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है। ठीक, सो थैंक यू।